हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रोजाना स्टडी। और आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 6 का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर का नाम है भारतीय सभ्यता का प्रारंभ। गाइस, मैं बता दूं कि मैं इसमें 5 चैप्टर तक सारे कवर कर चुकी हूँ और आज छठा चैप्टर हम करने वाले हैं। तो यदि आपने पूरे 5 चैप्टर नहीं देखे तो जाकर बैक जरूर देखिएगा। बहुत अच्छे से और आसान भाषा में समझाया गया है। तो ये चैप्टर भी सेम उसी की तरह बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और हम ऐसी वीडियोस आपके लिए और भी लेकर आए। तो चलिए, सबसे पहले इसमें एक कोट दिया गया है, पीबी लाल जी ने ये कोट दिया है। तो इसमें क्या लिखा है इसे समझते हैं। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता जो हड़प्पा सिंधु अथवा सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जानी जाती है, वास्तव में कई मायने में ये एक अनूठी सभ्यता थी। इसने दिखाया है कि एक सम्यक रूप से संतुलित समुदाय रहता है, जहां धनवान और निर्धन के बीच में कोई अंतर नहीं है। संक्षेप में, हड़प्पा के सामाजिक परिदृश्य में शोषण नहीं बल्कि आपसी सामंजस्य दिखाई देता है। तो इसमें बीबी लाल जी ने कहा है कि ये सबसे प्राचीन सभ्यता है जो हड़प्पा सिंधु तथा सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ये सबसे अनूठी सभ्यता थी और इसमें एक संतुलित समुदाय रहता है। जो समुदाय है वो ही बहुत ही अपने समाज को बैलेंस करके रहता है, संतुलित रहता है, जहां धनवान और निर्धन के बीच में कोई अंतर नहीं है, सब बराबर हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। और जात पात का तो उस समय पर कोई नाम ही नहीं था। ठीक है, हड़प्पा के सामाजिक परिदृश्य में शोषण नहीं बल्कि आपसी सामंजस्य दिखाई देता है। वहां पर कोई किसी का गुलाम नहीं था, कोई किसी का मालिक नहीं था। ये लोग आपसी भेदभाव नहीं करते थे बल्कि सामंजस्य, यानी कि एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना रखते थे और एक दूसरे का सहयोग करके साथ में एक दूसरे को लेकर चलते थे। तो ये बहुत ही अच्छा कोट था। इस चैप्टर में हम 2-3 महत्वपूर्ण प्रश्न जानेंगे। पहला है सभ्यता क्या है, ये हम जानेंगे। सेकंड क्वेश्चन हम जानेंगे भारतीय उपमहाद्वीप की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी, सबसे पहली सभ्यता जो थी वो कौन सी थी। और तीसरा क्वेश्चन हम जानेंगे उसकी मुख्य उपलब्धियां क्या थी, क्या क्या अचीवमेंट्स जो है पहली सभ्यता ने हासिल की थी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं जो कि हम कवर करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले एक चित्र दिया गया है, चित्र नंबर 6.1 है। ये धौलावीरा जो कि गुजरात में है, धौलावीरा किला क्षेत्र का उत्तरी प्रवेश द्वार है ये। ठीक है, इसमें कुछ ये औरतें दिखाई गई हैं, आप इसमें नोट कर सकते हैं कि देखिए इसमें जो ईंटें हैं कितनी मजबूत और पक्की ईंटें ये बनाई गई हैं। ठीक है, तो इस तरीके की ये सभ्यता उस समय की पाई गई है। कम से कम 4,500 साल पुरानी ये सभ्यता है। सबसे पहले हम जानेंगे सभ्यता का अर्थ कि सभ्यता क्या है। ये जो बार बार हम शब्द यूज करते हैं, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, इसमें सभ्यता वर्ड का मतलब क्या है, सबसे पहले यही जान लेते हैं। अध्याय 4 के अंत में हमने देखा कि कैसे मनुष्य का पहला समूह एक स्थान पर रहने लगा। अध्याय 4 में हमने देखा था, जो लास्ट 4 चैप्टर कवर किए थे उसमें 4th में, कि जो पहला आदि मानव का जो समूह था वो एक स्थान पर रहकर खेती करने लगा था। ठीक है, कैसे उसने कुछ तकनीकों जैसे भवन निर्माण, धातु विज्ञान, यातायात साधन का विकास किया और सभ्यता की ओर उन्मुख हुआ। सभ्यता मतलब पहले वो कैसे भी उल्टा सीधा खा लेता था, कहीं भी रह लेता था, पेड़ों पर, है ना, जमीन पर, या फिर जानवरों को मार के कच्चा ही खा जाता था। धीरे धीरे वो ना सभ्य होने लगा। ठीक है, सभ्य मतलब एक मैनेजमेंट के थ्रू अपने आप को मैनेज करने लगा, हर चीज को सभ्य तरीके से रहने लगा, करने लगा। ठीक है, तो उसने भवन निर्माण, मकान बनाना सीखा। कैसे भवन निर्माण की ओर वो अग्रसर हुआ, कैसे उसने धातु विज्ञान मतलब धातुओं को काट कर उनको मिक्स करके अच्छी धातु बनाना। ठीक है, और यातायात के साधन किस प्रकार से उसने अचीव किए, अचीवमेंट्स कैसे लेकर आया। तो इन सब डेवलपमेंट के बारे में उसने कैसे अपने आप को अग्रसर किया और इन सब की तरफ कैसे उन्मुख हुआ। ठीक है, जो मानव है। आखिर सभ्यता है क्या? सामान्यतः इस शब्द का प्रयोग मानव समाज के उन्नत चरण के लिए किया जाता है। उन्नत चरण मतलब कि सबसे जो आगे का चरण है, जहां पर हम आज आकर खड़े हैं, सबसे उन्नत चरण के लिए हम सभ्यता शब्द का यूज करते हैं। इसे और स्पष्ट करने के लिए हम यहाँ इस बात पर विचार करेंगे कि
एक सभ्यता में कम से कम निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। कि सभ्यता शब्द जो है, इसको अगर आप जानना चाहते हो कि आखिर सभ्यता है क्या, तो हमें ये सारे पॉइंट्स आगे वाले जो हैं ध्यान से देखने और समझने हैं। तो चलो, पहला पॉइंट है शासन और प्रशासन का कोई रूप। अगर आप कह रहे हैं कि यह सभ्यता बहुत अच्छी है और ये सभ्य समाज है, तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट होना चाहिए वो शासन और प्रशासन का कोई रूप होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि जटिल समाज और उसके अनेक कार्यकलापों के प्रबंधन हेतु जो भी वहां पर लोग रह रहे हैं, जो भी समाज है, उनके जितने भी कार्यकलाप हैं, जैसे आप देखते हैं आज भी एनसीडी में साफ सफाई का काम होता है। ठीक है, दिल्ली नगर निगम काम करती है। तो शासन और प्रशासन का एक रूप चल रहा है ना हमारे भी, जहां पर हम रह रहे हैं। ठीक है, मोदी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है। ठीक है, और फिर जो है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है। तो ये सारे के सारे मिलजुल कर काम करते हैं, तो इसे कहते हैं शासन और प्रशासन का कोई रूप। ठीक है, तो हम कहेंगे कि वो सभ्य समाज है। दूसरे नंबर पे होना चाहिए नगरीकरण। ठीक है, नगरीकरण होना चाहिए, यानी कि नगर योजना, नगरों का विकास और उनका प्रबंधन, जिसमें सामान्यतः जल प्रबंधन और जल निकास व्यवस्था आती है। ठीक है, दूसरे नंबर पे जल निकास का मैनेजमेंट होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, पानी की व्यवस्था, नालियां होनी चाहिए, सीवर लगे हुए होने चाहिए। ठीक है, तो और नगरों का विकास होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि ये सभ्य समाज है। इसमें साथ में एक धातु विज्ञान के बारे में डेफिनेशन दी गई है। धातु विज्ञान है क्या? धातु विज्ञान है, धातु विज्ञान के अंतर्गत प्रकृति से धातु निष्करण, जमीन के अंदर से धातु का निष्कर्षण किया जाता है, उन्हें शुद्ध करने, आपस में मिलाने की तकनीकों और साथ साथ धातु और उसके गुणों का वैज्ञानिक अध्ययन शामिल है। जब जब कभी हम 2-3 धातुओं को आपस में मिलाकर, जैसे निकेल, क्रोमियम, ठीक है, और भी धातु कोई मिलाकर एक अच्छी बेहतर धातु बनाने लग जाते हैं, तो उसे कहते हैं धातु विज्ञान। ठीक है, तो ये था धातु विज्ञान के बारे में। उसके बाद सभ्य समाज के लिए तीसरा पॉइंट क्या होना चाहिए? विभिन्न प्रकार के शिल्प होने चाहिए। शिल्प यानी कि कोई भी कारीगरी, ठीक है, हाथ से बनाने वाली चीजें, जैसे कि कच्चे माल, जैसे पत्थर और धातु का प्रबंधन। कोई पत्थर से तुम कुछ भी बना रहे हो, पत्थर के औजार बना रहे हो, पत्थर के तुम लोग आभूषण बना रहे हो। ठीक है, तो इस प्रकार के शिल्प होने चाहिए। ठीक है, और उसका प्रबंधन और तैयार माल, जैसे आभूषण और उपकरण का उत्पादन। कोई भी तुम आभूषण बना रहे हो या उपकरण बना रहे हो, कच्चे माल से एक तैयार माल बना रहे हो, तो इस प्रकार शिल्प होने चाहिए सभ्य समाज में। और सभ्य समाज में क्या होने चाहिए? सभ्यता का व्यापार, व्यापार होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि सभ्यता है। सभी प्रकार की वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए आंतरिक, एक नगर अथवा एक क्षेत्र के अंदर और बाहरी, दूरस्थ अथवा विश्व के अन्य भागों के साथ व्यापार होना चाहिए। मतलब अपने देश का बाहर के देशों के साथ या किसी और सभ्यता के साथ भी व्यापार किया जाना चाहिए, तो हम कहेंगे कि वह एक सभ्य समाज है। ठीक है, वह एक सभ्यता है। आगे लेखन का कोई रूप होना चाहिए, कोई लिखावट होनी चाहिए उनकी अपनी, जैसे कि हिंदू की है देवनागरी लिपि है, ठीक है, उर्दू लिपि है, इस तरीके से कोई लिपि होनी चाहिए उस सभ्य समाज की। अभिलेखों को रखने और संवाद बनाने के लिए आवश्यक है, ताकि कोई भी रिकॉर्ड वो रख सके, ठीक है, अपने समाज के बारे में। तो कोई लेखन होना चाहिए सभ्य समाज में। जीवन और विश्व के बारे में सांस्कृतिक विचार, ठीक है, कोई सांस्कृतिक विचार होना चाहिए, अपनी एक संस्कृति होनी चाहिए कि हाँ, हमें इस तरीके से जीवन जीना है, रहना है, पूजा पाठ का तरीका, अपना कल्चर, शादी ब्याह, ठीक है, इस तरीके के कल्चर और सांस्कृतिक विचार उनके होने चाहिए। कला, स्थापत्य, साहित्य, श्रुति परंपराओं और सामाजिक रीति रिवाजों के माध्यम से जीवन और विश्व की अभिव्यक्ति। ठीक है, स्थापत्य कला होनी चाहिए, साहित्य होना चाहिए, अपना लिटरेचर यानी कि अपनी बुक्स लिखी हुई होनी चाहिए, जैसे हमारी भगवत गीता है, ठीक है, कुरान है। श्रुति परंपराएं, कोई भी गीत सुनने की, कोई रामायण हो गई सुनते हैं, जैसे श्रुति परंपराएं या अपने कोई कल्चर उनके होने चाहिए, तो हम कहेंगे ये सभ्यता है। कृषि उत्पादकता, जो गांव ही नहीं बल्कि नगरों को भी भोजन उपलब्ध करा सके, ठीक है, तो कृषि की उपलब्धता होनी चाहिए भरपूर मात्रा में, अपने गांव के साथ साथ वो दूसरे के गांव का भी पेट भर सके, तो हम कहेंगे कि ये एक सभ्यता है। तो यहाँ हमने जाना कि सभ्यता क्या है। ये सारे पॉइंट्स जहां पर मिलेंगे, ठीक है, क्या क्या? शासन और प्रशासन का कोई रूप, ठीक है,
नगरीकरण, विभिन्न प्रकार के शिल्प, व्यापार, लेखन का कोई रूप, जीवन और विश्व के बारे में सांस्कृतिक विचार और कृषि उत्पादकता। ये सारे पॉइंट्स हैं तो हम कहेंगे कि यह एक सभ्यता है। आइए विचार करें। ऊपर बताई गई विशेषताओं में से आप किसे मूलभूत विशेषता मानते हैं, अर्थात ऐसी विशेषता जो अन्य सभी के विकास के लिए अनिवार्य है। जो अनिवार्य है इनमें से कौन सी होनी चाहिए? सबसे पहले तो कृषि होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, कृषि अगर है यानी अगर अपना पेट भर पा रहे हैं तो यानी वो सभ्यता है, वरना इधर उधर मारा मारी कर रहे हैं, चोरी डकैती, तो हम उसे सभ्यता नहीं कहेंगे। दूसरे का अनाज चुरा रहे हैं, सामान चुरा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो कृषि होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे क्या होना चाहिए? अपने एक सांस्कृतिक विचार होने चाहिए। ठीक है, आप अपने कोई रीति रिवाज हैं, अपनी कुछ परंपराएं हैं आपकी, ठीक है, धर्म है अपना, तो हम कहेंगे कि ये एक सभ्यता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे क्या होना चाहिए? ठीक है, शासन और प्रशासन का कोई रूप होना चाहिए, तो एक मैनेज तरीके से समाज चलेगा। ठीक है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, फिर डिस्ट्रिक्ट है, इस तरीके से कोई प्रशासन का रूप होने चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए? व्यापार होना चाहिए। अगर आप व्यापार कर रहे हो अच्छे से तो फिर आप ज्यादा अर्निंग करोगे और अपने आप को डेवलप करोगे, यानी एक सभ्य समाज बनेगा। ठीक है, उसके बाद शिल्प होने चाहिए। शिल्प ज्यादा से ज्यादा होगा तो ज्यादा व्यापार कर पाओगे। और फिर नगरीकरण होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है, विकास के लिए। आइए पता लगाएं। ऊपर दी गई सूची में प्रत्येक विशेषता के लिए क्या आप उस समय के समाज में विद्यमान व्यवसाय और रोजगार की सूची तैयार कर सकते हैं? हाँ, उस समय पर कौन कौन से व्यवसाय रहे होंगे आप सोचिए। मनकों का व्यापार रहा होगा, यानी कि आभूषणों का, पत्थरों के औजारों का, अनाज, ठीक है, क्योंकि उस समय पर गोदाम मिले हैं तो अनाज का व्यापार रहा होगा, यहाँ से वहां अनाजों का लेन देन। ठीक है, खिलौनों का व्यापार रहा होगा। ठीक है, मिट्टी के, लकड़ी के खिलौने। तो इस तरीके के उस समय पर आप रोजगार की सूची बनाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज विश्व के अधिकांश समाजों में इन सभी विशेषताओं को आसानी से देखा जा सकता है। जिस तरह हमने सभ्यता को परिभाषित किया है, उस अर्थ में सभ्यता का आरंभ कब हुआ, ये आपको जानना है कि सभ्यता का आरंभ कब हुआ होगा। जैसे एक समय पर आदि मानव कैसे रहता था, ना उस पर कपड़े थे, ना उस पर खाने के लिए कुछ था, जानवरों को मार के खा लिया, कुछ पड़ा हुआ मिल गया, पेड़ से टूटा हुआ वो खा लिया। ठीक है, कोई मैनेजमेंट ही नहीं था उसका, वो सभ्य नहीं था। तो ये जो सभ्यता का आरंभ हुआ ना, ये कब हुआ, इसके बारे में हम जानते हैं। विश्व के विभिन्न भागों में अलग अलग समय पर सभ्यताओं का आरंभ हुआ। जिस क्षेत्र में मेसोपोटामिया, इराक और सीरिया के नाम से जाना जाता है, वहां लगभग 6000 वर्ष पहले सभ्यता का आरंभ हुआ। ठीक है, इसको आप हाईलाइट जरूर कर लीजिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो मैं साथ के साथ हाईलाइट करवाती हूँ, उनमें से क्वेश्चंस आना कंपलसरी है, कहीं ना कहीं जरूर आएगा किसी भी एग्जाम में। जिस क्षेत्र में मेसोपोटामिया, यानी मेसोपोटामिया कहाँ पर है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये आज के आधुनिक इराक और सीरिया में है। ठीक है, तो मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता है। वहां लगभग 6000 वर्ष पहले सभ्यता का आरंभ हुआ। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि मेसोपोटामिया यानी इराक और सीरिया की जो सभ्यता थी उसका जो आरंभ हुआ वो कब हुआ था? 6000 वर्ष पहले हुआ था। और इसकी कुछ शताब्दियों के बाद प्राचीन मिस्र की सभ्यता का आरंभ हुआ। कुछ सालों बाद मिस्र की सभ्यता आई। ठीक है, तो हम देख लेते हैं एक बार, ये रही। ठीक है, मैं वर्ल्ड मैप में आपको दिखा देती हूँ। वर्ल्ड मैप में, ठीक है, ये जो है ये इराक है। ठीक है, ये रहा इराक। ठीक है, ये रहा ईरान, और इसी के बगल में ये रहा सीरिया, छोटा सा यहाँ पर है सीरिया। ठीक है, तो ये आपको मैप में दिखा दिया मैंने। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपने चैप्टर पे। और आप इन सभ्यताओं और अन्य सभ्यताओं के बारे में आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। और भी सभ्यताएं आएंगी, मतलब एक तो हड़प्पा सभ्यता हो गई, एक हो गई ये मेसोपोटामिया यानी इराक और सीरिया की सभ्यता जो कि 6000 साल पहले आई थी। और भी आगे हम इन ऐसी ही सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे। सही अर्थों में उन प्राचीन सभ्यताओं के बहुत बड़े योगदान और प्रगति के कारण ही
मानवता आज वर्तमान स्थिति में पहुंच चुकी है। आज हम जो अपने आप को इतना मैनेजीरियल तरीके से अपने आप को देख रहे हैं ना, इतना व्यवस्थित देख रहे हैं जो वर्तमान स्थिति में है हम, ठीक है। आज हम हर चीज है, हमारे पास गाड़ी है, घर है, ठीक है, और क्या नाम है, बिल्डिंग्स हैं, सड़कें एकदम अच्छे से बनी हुई है, पानी की व्यवस्था है, ठीक है। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये जो वर्तमान स्थिति में हमारी सभ्यता आई है ना, ये किस तरीके से, किस प्रगति के कारण यहाँ तक पहुंची है, ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। अभी हम केवल भारतीय उपमहाद्वीप और उसके उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर दृष्टि डालेंगे, जहां से हमारी कहानी आरंभ होती है। मतलब हम देखेंगे कि हमारी कहानी कहाँ से शुरू हुई है, हम सभ्य बनना कहाँ से शुरू हुए हैं। और ये शुरू हुए हैं हम उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, हमारे भारत के, भारत जो उपमहाद्वीप है उसके उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से हमने सभ्य बनना शुरू किया है, ठीक है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हम देखेंगे, मैप में मैं दिखाती हूँ थोड़ा सा। ये है भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है। इसमें हम आगे जानेंगे, ये रहा, ठीक है। ये है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, इधर उत्तर है ऊपर, यहाँ पर उत्तर है, ठीक है, ब्लू पेन से लिख रही हूँ, और यहाँ पर पश्चिमी। ये जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है ना, पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ पर हम सभ्य बनना सबसे पहले स्टार्ट हुए थे, ठीक है, हमारा जो आदि मानव था। चलिए नेक्स्ट, इसमें एक चित्र दिया है नेक्स्ट, ठीक है। ये है 2600 से 1900 सामान्य संवत पूर्व, यानी कि BCE, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। 2600 से 1900 BCE तक सिंधु सरस्वती सभ्यता का समय दर्शाती समय रेखा, एक समय रेखा है। सबसे पहले मेसोपोटामिया की सभ्यता का आरंभ हुआ था 4000 BCE में, ठीक है। फिर मिस्र की सभ्यता आई थी, यानी सबसे पुरानी मेसोपोटामिया की है जो इराक और ईरान में है, ठीक है। दूसरी मिस्र की आई थी, इजिप्ट की सभ्यता, ठीक है। यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है, वहां के फेरो जो थे ना राजा, उनको मारकर इसमें दफना दिया जाता था, साथ में कुछ सामान वगैरह भी दफना दिया जाता था, तो ये पिरामिड कहलाते हैं, ठीक है। इनके अंदर वो दफनाए जाते थे, वहां के राजाओं को फेरो कहा जाता था। तो ये भी मेसोपोटामिया में पाए जाते हैं, मिस्र में, ठीक है। तो ये मिस्र की सभ्यता कितने साल पुरानी थी, 3000 BCE में, ठीक है। और उसके बाद आती है हमारी सिंधु सरस्वती सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। तो ये थी 2000 साल पुरानी, ठीक है। 2000 BCE में पनपी थी ये, 2000 BCE में इसका आरंभ हुआ था, ठीक है। लेकिन आज से तो ये 4500 साल पुरानी है, आप खुद से काउंट कर लीजिए। 2026, पिछले चैप्टर में हमने सीखा था ना कैसे समय की गणना करते हैं। 2026 में हम इस 2000 को ऐड कर देंगे और माइनस कर देंगे क्या, 1, ठीक है। तो इतने साल पुरानी ये हमारी सभ्यता है। कितना आ जाएगा, 4026, 4026 आ गया, इसमें से माइनस कर दिया 1, तो ये कितने साल पुरानी सभ्यता हो गई, 4025 साल पुरानी ये सभ्यता हो गई, ठीक है। 4025 साल पुरानी हमारी हड़प्पा सभ्यता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हमने इसमें समय की गणना के बारे में जाना था, ठीक है। गांव से नगर, यहां तक हो गया। अब हम पढ़ेंगे गांव से नगर। गांव से हम नगर में कैसे परिवर्तित हुए, कैसे कन्वर्ट हुए गांव से नगरों में। सबसे पहले छोटे छोटे गांव रहे होंगे, कस्बे बने, कस्बे से शहर बने और नगर बन गए, ठीक है। पंजाब आज भारत और पाकिस्तान में विभाजित, और सिंध अब पाकिस्तान के विशाल मैदानों को सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां सिंचित करती हैं, ठीक है। सभी जानते हैं, इसको आप हाईलाइट कर लेना। जो पंजाब है ना, आज का पंजाब, वो पंजाब बहुत छोटा है। पहले जो भारत जब विभाजित नहीं हुआ था ना, पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग नहीं हुए थे, उस समय पर पंजाब बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा पंजाब था, ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान दोनों के अंदर आता था ये पंजाब, ठीक है। इस पंजाब को कौन सी नदी सिंचित करती थी, सिंधु नदी, ठीक है। इसके पंजाब के विशाल मैदानों को सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां जो भी है, रावी, व्यास, सतलुज, ठीक है, ये सारी नदियां इसको सिंचित करती थी। सिंधु नदी
ने इन मैदानों को उपजाऊ और कृषि के अनुकूल बनाया। ठीक है, पंजाब में सबसे ज्यादा खेती होती है, आप सभी को पता है। ठीक है, तो सिंधु नदी के कारण ही वो इतनी उपजाऊ नदी क्षेत्र बना है पंजाब का। इन मैदानों की पूर्व दिशा में कुछ सहस्त्राब्दियों पहले एक अन्य नदी सरस्वती हिमालय की तलहटी से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ठीक है, 6.3 चित्र में देखेंगे कि कुछ क्षेत्रों से होकर प्रवाहित होती थी। 3500 बीसीई से इस पूरे क्षेत्र में गांव नगरों में परिवर्तित हो गए और लगभग 2600 बीसीई में बढ़ते व्यापार और अन्य विनिमयों के कारण महानगरों में ये परिवर्तित हो गए। देखिए, ये जो सिंधु नदी का जो भी मैदान था ना, यानी जो पंजाब था, ठीक है, हम आज की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं जब भारत विभाजित नहीं हुआ था, उससे बहुत साल पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, उस समय पर सिंधु नदी क्या करती थी, इस क्षेत्र को सिंचित करती थी। ठीक है, पंजाब के क्षेत्र को, और एक और नदी सिंचित करती थी, उसकी सहायक नदियां भी करती थी, और एक और नदी करती थी, उसका नाम है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी भी उसको सिंचित करती थी पंजाब को। ठीक है, और हिमालय की तलहटी से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये सारे क्षेत्रों से होकर जाती थी। कौन सी? सरस्वती नदी। ठीक है, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और पंजाब से होकर गुजरती थी। ठीक है, 3500 सामान्य संवत पूर्व से इस पूरे क्षेत्र में गांव नगरों में परिवर्तित हो गए, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में खेती होती थी, व्यापार होता था, तो ये जो है गांव थे, ये नगर में परिवर्तित हो गए, और नगर जो है वो महानगरों में परिवर्तित हो गए। ठीक है, इस तरीके से व्यापार बढ़ता गया और 2600 सामान्य संवत पूर्व तक बहुत महानगर बन गए। ठीक है, नगर महानगर बन गए। इस सभ्यता को पुरातत्ववेत्ताओं ने सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु सरस्वती सभ्यता जैसे नाम दिए। जो पुरातत्ववेत्ता हैं, यानी कि जो कि किसी भी चीज का पता लगाते हैं, इतिहासकार जो हैं, ठीक है, उन्होंने इस सभ्यता को क्या नाम दिया? सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु सरस्वती सभ्यता उन्होंने नाम दिया। ठीक है, पंजाब के इस क्षेत्र को, जिसे कौन सी नदी सिंचित करती थी? सिंधु नदी और सरस्वती नदी, क्योंकि सिंधु और सरस्वती मिलकर सिंचित करती थी। ठीक है, और ये क्षेत्र कहां से कहां तक फैला था? पंजाब, राजस्थान और गुजरात तक फैला था। ठीक है, ये रहा। ठीक है, पंजाब, राजस्थान और गुजरात तक फैला था। इस क्षेत्र को सिंधु सरस्वती नदी सिंचित करती थी, इसलिए उन्होंने सिंधु सरस्वती सभ्यता नाम दिया। हम इन सभी नामों का प्रयोग करेंगे। इस सभ्यता के निवासियों को हड़प्पाई या हड़प्पावासी कहते थे। यह विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। क्यों? ये सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, और इसके निवासियों को क्या कहते थे? क्योंकि हड़प्पा जगह पर ये सभ्यता मिली है, तो हड़प्पाई या हड़प्पावासी यहाँ के निवासियों को कहा जाता था। इस प्रक्रिया को भारत का पहला नगरीकरण भी कहा जाता है। सबसे पहले भारत में कहीं नगर का विकास हुआ तो इसी क्षेत्र में हुआ। अगर मैं आपको मैप में दिखाऊंगी तो ये वाला क्षेत्र है। ठीक है, ये दे रखा है, ये है। ठीक है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है ये भारत का। कौन सा? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है, अब हम इसको ना एक बड़े रूप में आगे मैप में सीखेंगे, समझेंगे। ध्यान रखें, वर्तमान में इस सभ्यता के निवासियों को हड़प्पाई या हड़प्पावासी क्यों कहते हैं? इसका सीधा सा उत्तर है कि लगभग एक शताब्दी पहले 1920-21 में हड़प्पा, आज के पाकिस्तान का पंजाब, इस सभ्यता से संबंधित पहला उत्खनित नगर था। जो आज का पाकिस्तान है ना, आज के पाकिस्तान का जो पंजाब क्षेत्र है, पहले वो भारत में ही था, लेकिन आज वो पाकिस्तान में चला गया, वहां का पंजाब। ठीक है, वहां पर हड़प्पा क्षेत्र मिला था। ठीक है, हड़प्पा की खोज वहीं पर हुई थी, तो वहां के हड़प्पा के नाम पर ही वहां के लोगों को हड़प्पा या हड़प्पावासी कहते हैं। और हड़प्पा की खोज कब हुई थी? 1920-21 में। ठीक है, हड़प्पा की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने की थी। ठीक है, किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने की थी। कब? 1920-21 में। ठीक है, राखलदास बनर्जी। ठीक है, तो हड़प्पा के नाम पर वहां के लोगों का नाम क्या पड़ गया था? हड़प्पा या हड़प्पावासी। 1920-21 में इसकी खोज हुई थी।
ये एक चित्र दिया गया है, ये पूरा हड़प्पा क्षेत्र का ही चित्र है। ठीक है, ये है उत्तर पश्चिमी भाग का चित्र, ये रहा उत्तर और इधर है पश्चिमी नीचे। ठीक है, ये रहा पश्चिमी। मैं थोड़ा सा इधर कर देती हूँ उसको, आपको पूरा दिखाई देना चाहिए। ठीक है, देखिए इसमें एक सिंधु नदी बहती है, ये रही, ये जा रही सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु की और भी सहायक नदियां हैं जैसे कि झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, ये रही व्यास नदी, मैं सारी दिखाती जा रही हूँ। और अगली है लास्ट सतलुज। ठीक है, ये रही सतलुज, यहीं से मिलती है इसके साथ, यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, और ठीक है, ये सारा इसमें एक और नदी है जो कि सरस्वती नदी है, जो इसको सिंचित करती है। अब ये जमीन के अंदर बहती है। ठीक है, तो ये सारा जो क्षेत्र है ना, सिंधु और सरस्वती का ही क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, ये है सिंधु सरस्वती सभ्यता। ठीक है, ये सरस्वती नदी जा रही है, ये सिंधु सरस्वती सभ्यता है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया। आगे चलते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता की कुछ प्रमुख बस्तियों का मानचित्र पर्वत श्रृंखलाओं द्वारा बनी प्राकृतिक सीमाओं को देखिए। इसमें इसकी सीमाएं देखनी है। ठीक है, ये है नील का खेल, इसमें हमें जगहों के नाम देखने हैं। मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है, मांडा। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, येलो कलर ले लेती हूँ। ठीक है, मांडा कहाँ पर पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, बनावली राजस्थान में पड़ता है, ये राजस्थान का क्षेत्र है पूरा, यहाँ से यहाँ तक। बनावली, भिरडाना, ठीक है, कालीबंगा भी राजस्थान में है, बनावली भी। ठीक है, ये तीनों राजस्थान के, ये यानी कि जो येलो वाला क्षेत्र है ये राजस्थान है, ये ऊपर जम्मू कश्मीर तक फैला है। ये हड़प्पा का सारे क्षेत्र दिखाए गए हैं। ये हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान वाले पंजाब में है। ठीक है, हड़प्पा की खोज सबसे पहले हुई थी पाकिस्तान वाले पंजाब में। ठीक है, ये मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर? सिंध में। ठीक है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ठीक है, और ये बालाकोट, ये भी पाकिस्तान के खैबर पख्तून में है। और धौलावीरा, ये रहा धौलावीरा गुजरात में। ये किसके क्षेत्र हैं? सारे हड़प्पा के, सिंधु सरस्वती सभ्यता के सारे क्षेत्र इसमें दिखाए गए हैं। ये लोथल है, लोथल गुजरात में है। ठीक है, चन्हूदड़ो कहाँ पर है? राजस्थान में है। ठीक है, तो ये जो सिंधु सरस्वती सभ्यता है, आप देख सकते हो कहाँ से शुरू हो रही है। ये ऊपर जम्मू कश्मीर से शुरू होके ये पाकिस्तान में पूरी फैली हुई है। पाकिस्तान पहले भारत का ही था, ये पूरे पाकिस्तान में फैली हुई है और सिंधु और सरस्वती नदियों के बीच के सारे क्षेत्र में फैली हुई है और थोड़ा सा पाकिस्तान के कॉर्नर तक जा रही है। ठीक है, और नीचे हमारे भारत में कहाँ तक आ रही है? गुजरात तक फैली हुई है। ठीक है, गुजरात, राजस्थान और इधर हरियाणा में भी फैली हुई है। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, भारत और पाकिस्तान के क्षेत्र में, ये सारे क्षेत्र आपको ध्यान रखने हैं कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ कहाँ तक फैली हुई है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हमने देख लिया यहाँ तक, अब आ जाइए अपने अगले टॉपिक पे। आइए पता लगाएं, इस सभ्यता के कुछ प्रमुख नगरों को मानचित्र में दर्शाया गया है। क्या आप कक्षा में गतिविधि के माध्यम से इन दर्शाए गए नगरों को अगले पृष्ठ पर दी गई तालिका में दिए गए आधुनिक राज्यों अथवा प्रदेशों के साथ मिलान कर सकते हैं? देखिए आगे एक तालिका दी गई है, इस तालिका में हमें क्या करना है? मिलान करना है। तो ठीक है, सबसे पहला है धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ पर पाया जाता है? ये बताया था मैंने, धौलावीरा गुजरात में है। ठीक है, उसके बाद है हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ पे पाया जाता है? पंजाब में। ठीक है, अगला है कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पे पाया जाता है? राजस्थान में। ठीक है, मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में पाया जाता है। और राखीगढ़ी, ये जो बचा उसके साथ मिला देंगे, यानी कि राखीगढ़ी हरियाणा में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी होगा राखीगढ़ी। ये जो फेमस स्थल है ना, ये मोस्टली क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये रहा राखीगढ़ी। ठीक है, इसे भी जरूर याद रख लेना, जो जो मैंने स्क्वायर में बनाए हैं उन्हें तो जरूर ही याद रखने हैं आपको। ठीक है, राखीगढ़ी। ठीक है, ये रहा राखीगढ़ी जो कि राजस्थान में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सरस्वती नदी। अब हम सरस्वती नदी के बारे में जानेंगे। मानचित्र 89 पर, चित्र पेज नंबर 89 पर
6.3 में सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों को दर्शाया गया है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे नगर इन नदियों के किनारे विकसित हुए हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो, ठीक है, जो कि पाकिस्तान में ही पड़ जाता है, और हड़प्पा, ठीक है, जो कि पाकिस्तान वाले पंजाब में है। तो इन दोनों को कहां पर, सिंधु नदी के किनारे पाया गया है। सरस्वती नदी, जिसे आज भारत की घग्गर और पाकिस्तान में हाकरा, ठीक है, इसे घग्गर हाकरा भी कहा जाता है। इसे आप हाईलाइट कर लेना। सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों को दर्शाया गया है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे नगर इन नदियों के किनारे विकसित हुए। सरस्वती नदी, जिसे आज भारत में घग्गर, भारत में इसे घग्गर कहा जाता है, पाकिस्तान में इसे हाकरा नदी कहा जाता है, इसलिए इसे घग्गर हाकरा भी कहा जाता है। ठीक है, इसके किनारे अनेक पुराने स्थल मिले हैं, यानी घग्गर और हाकरा के किनारे अनेक पुराने स्थल मिले हैं। आज यह एक मौसमी नदी है जो मात्र वर्षा ऋतु के दौरान बहती है। ये जो घग्गर हाकरा नदी है ना, घग्गर हाकरा नदी, ये केवल मौसम यानी सीजन के अकॉर्डिंग ही बहती है। जब वर्षा ऋतु होती है तभी इसमें पानी आता है, वरना ये सूखी हुई रहती है। ठीक है, जमीन के अंदर थोड़ी बहुत बहती है। ऊपर तक पानी तभी चलता है इसमें जब वर्षा ऋतु आती है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सरस्वती नदी का वर्णन सबसे पहले प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में मिलता है, इसको भी हाईलाइट करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इन एनी एग्जाम। सरस्वती नदी का वर्णन सबसे पहले प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में मिलता है। इसके बारे में हम अध्याय 7 में पढ़ेंगे। ऋग्वेद में सरस्वती को एक देवी और पर्वत से निकलकर समुद्र तक बहने वाली एक नदी, दोनों रूपों में पूजा जाता है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे ज्यादा पूजनीय नदी माना जाता है। ठीक है, इसको एक देवी भी माना जाता है ऋग्वेद में, हमारे चारों वेदों में से एक वेद है ऋग्वेद। ठीक है, और पर्वत से निकलकर समुद्र तक बहने वाली भी एक नदी, दोनों रूपों में पूजा जाता है। नदियों को वैसे भी देवी माना जाता है, लेकिन ऋग्वेद में सरस्वती को सबसे प्रथम स्थान दिया गया है, पूजनीय माना गया है। बाद के ग्रंथों में इस नदी के सूखने और अंततः लुप्त हो जाने का वर्णन मिलता है। और जो इसके बाद के जो ग्रंथ लिखे गए हैं ऋग्वेद के बाद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है, और भी होंगे वेद, तो उन्हीं वेदों में इसके लुप्त हो जाने यानी सूख जाने का वर्णन मिलता है। नगर योजना, अब हम जानेंगे कि नगर योजना, नगर की योजना कैसे बनाई गई, नगर किस प्रकार नियोजित थे, ठीक है, बने हुए थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो अब पाकिस्तान में हैं, इस सभ्यता के सबसे पहले 2 नगर हैं जिनकी खोज लगभग 1 शताब्दी पूर्व में यानी 1924 में की गई थी। किसकी खोज? हड़प्पा की खोज तो 1921 में की थी दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो की खोज 1924 में की गई थी। ठीक है, किसकी? मोहनजोदड़ो। ये दोनों आज के पाकिस्तान में ही है। ठीक है, इस सभ्यता के सबसे पहले 2 नगर हैं, इनकी खोज लगभग इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों का ही लिखा है। ठीक है, सिंधु नदी के मैदानों में बहुत से पुरास्थल मिले हैं, जिसके कारण इस सभ्यता को आरंभ में सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। सिंधु नदी के मैदानों में बहुत सारे पुराने स्थल मिले हैं। किसके? सिंधु नदी के मैदानों में पुराने स्थल मिले हैं, इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता, क्योंकि उसकी घाटी में मिले हैं, सिंधु की घाटी में मिले हैं। ठीक है, तो इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। बाद में अन्य प्रमुख नगर जैसे धौलावीरा, धौलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में। राखीगढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा में है। गंवेरी वाला जो कि पाकिस्तान के चोलिस्तान मरुस्थल में है। और सैकड़ों छोटे स्थलों जैसे गुजरात में लोथल की खोज की गई एवं कुछ की खुदाई भी की गई। इस प्रकार की खोजें आज भी जारी हैं। यह रोचक है कि सरस्वती नदी की द्रोणी बेसिन में केवल 2 महानगर राखीगढ़ी और गंवेरी वाला आते हैं। सरस्वती की नदी की द्रोणी में ना, जो सरस्वती नदी है वहां पर केवल 2 ही स्थल आते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, सरस्वती नदी की द्रोणी में कौन कौन से स्थल आते हैं? राखीगढ़ी और गंवेरी वाला आते हैं। ठीक है, बल्कि छोटे छोटे अनेक नगर हरियाणा में फरमाना, राजस्थान में कालीबंगा और कुछ अन्य नगर, हरियाणा के 2 नगर भिराना और बनावली, ये मोस्टली पूछे जाते हैं क्वेश्चन में। हरियाणा के दोनों स्थल, भिड़ाना कहाँ पे पड़ता है और बनावली भी कहाँ पे पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, हरियाणा के दोनों स्थल है। और हरियाणा में फरमाना भी पड़ता है, ये भी पूछा जा सकता है। और राजस्थान में कालीबंगा। ठीक है, ये छोटे छोटे नगर हैं जो याद रखने हैं आपको। निसंदेह मानचित्र में 89 पर चित्र 6.3 में दिए गए पुराने स्थलों की सघनता स्पष्ट दिखती है। ठीक है, चित्र 6.9, ये 6.3 है। हाँ, 6.3 ही बोला है। ठीक है, चित्र 6.3 में
ये जो सघनता मिलती है ना, सघनता बहुत आसपास इतने सारे शहर मिलते हैं, ठीक है, नगर मिलते हैं, ये सारे के सारे सघन है, ठीक है, आपस में आसपास ही हैं और बहुत सारे हैं, ठीक है, तो इसलिए इनकी सघनता स्पष्ट दिखाई देती है पुरा स्थलों की। अधिकांश हड़प्पा सभ्यता के नगर सुनियोजित योजना के अंतर्गत निर्मित किए गए हैं, मतलब एक नियोजन के थ्रू हड़प्पा के नगर बनाए गए हैं। उन नगरों में चौड़ी सड़कें थी, पृष्ठ 92 पर 6.4 और 6.5, जो सामान्यतः चारों दिशाओं की ओर उन्मुख थी, मतलब ऐसी चौड़ी चौड़ी सड़कें चलती थी जो चारों दिशाओं में खुलती थी, चारों दिशाएं होती है ना, इस तरीके से चौड़ी चौड़ी सड़कें चारों दिशाओं में खुलती थी, चौकोर तरीके से खुलती थी, ठीक है, उन्मुख होती थी। अधिकांश नगरों के चारों ओर किले बंदी की गई थी। नगर जो थे ना, जैसे मान लो यहाँ पर नगर बना हुआ है कोई, ठीक है, इसके चारों तरफ किले बने हुए थे, ठीक है, किलेबंदी की गई थी, कोई आक्रमण ना कर दे या कहीं से कुछ आपदा आने वाली है तो पता चल जाए, ठीक है, इस तरीके से किलेबंदी की गई थी, मिलती है। और नगर के दो स्पष्ट भाग मिलते हैं, एक तो ऊपरी नगर और संभवतः अभिजात वर्ग के लोग रहते थे, और निचला नगर जहां साधारण लोग रहते थे। दो प्रकार के नगर मिले हैं, एक तो ऊंचा वाला नगर यानी कि ऊपरी नगर, ठीक है, और एक था निचला नगर, ऐसे, ठीक है, ये जो ऊपर का है ना, ये ऊपर का जो है ये उचला नगर है, यानी ऊपरी नगर है ये, ठीक है, ये ऊपरी नगर है और ये है निचला नगर। तो जितने भी बड़े लोग थे, सेठ लोग थे, या जो बड़े काम करते होंगे, या जो नगर प्रशासन का काम करते होंगे, पंडित लोग होंगे, वो ऊपरी नगर में रहते थे, अभिजात वर्ग के लोग इन्हें कहते हैं, ठीक है, और निचले नगर में जो रहते थे वो साधारण लोग थे, ठीक है, कॉमन मैन। तो इस तरीके से दो भागों में ये विभाजित था ये नगर, एक तो ऊपरी नगर और एक निचला नगर। कुछ बड़े भवनों, इसे आप हाईलाइट कर लेना, इसके दो भाग मिलते हैं नगर के, ठीक है, एक तो ऊपरी नगर और एक निचला नगर, ठीक है, और जहां किस किस प्रकार के लोग रहते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नगर के चारों ओर किलेबंदी की गई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, कुछ भवनों के उपयोग सामूहिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था, उदाहरणार्थ गोदाम, जहां परिवहन किए जाने वाली वस्तुओं को रखा जाता था। गोदाम में क्या रखा जाता होगा, अनाज रखे जाते होंगे, शिल्प का सामान रख दिया, खिलौने रख दिए, आभूषणों के कोई गोदाम होगा, ठीक है, गोदाम में ऐसी वस्तुओं को रखा जाता था जिनको परिवहन के लिए बाजारों में बेचने के लिए ले जाया जा रहा है। सड़कों और गलियों में विभिन्न आकारों के निजी घर मिलते हैं, गलियों में मतलब लोगों के घर होते थे सड़कों और गलियों पे। रोचक बात यह है कि बड़े और छोटे घरों के निर्माण की गुणवत्ता एक समान मिलती है, बड़े घर हों चाहे छोटे घर हों, दोनों एक समान ही हुआ करते थे। सामान्यतः उन भवनों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया गया है, उस समय पर ईंटों का प्रयोग, और वो भी पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। यहाँ पर किलेबंदी का मतलब बताया गया है, किलेबंदी क्या है, जिसे मैं मिटो के आपको पढ़ा देती हूँ। किलेबंदी किलेबंदी, किलेबंदी है आमतौर पर सुरक्षात्मक उद्देश्यों से किसी बस्ती या नगर के चारों ओर बनाई गई एक विशाल दीवार। मैंने बताया था बस्ती के चारों ओर दीवारें बना देते हैं ताकि कोई आक्रमण ना कर पाए, उसे किलेबंदी कहते हैं। अभिजात वर्ग किसे कहते हैं, जो ऊंचे लोग होते हैं, जैसे कि यहाँ यह शब्द समाज के उच्च स्तर जैसे शासक, अधिकारी, प्रशासक और प्राय पुरोहित या पुजारी को संदर्भित करता है, ठीक है। अभिजात वर्ग भी मैंने बता दिया था, चलो यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए नेक्स्ट, कुछ संरचनाओं के निर्माण का उद्देश्य आज भी चर्चा का विषय हो सकता है। मोहनजोदड़ो का प्रसिद्ध महास्नानागार एक छोटा और विस्तृत स्नानागार है, ठीक है। मोहनजोदड़ो में एक स्नानागार मिला है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि स्नानागार कहाँ पर मिला है, मोहनजोदड़ो में मिला है। पृष्ठ 93 पर 6.6 चित्र में देख सकते हैं, ये 6.4 और 5 दिए गए हैं, ठीक है। ये रहा उचला नगर और निचला नगर, ठीक है। कालीबंगा राजस्थान के निचले नगर में एक चौड़ी सड़क, ये निचला नगर है ना, इसमें चौड़ी सड़क जा रही है। ये धौलावीरा के मध्य नगर के आवासीय क्षेत्र की लंबवत गलियां या सड़कें, ये जहां लोग रहते होंगे ना, ये मकान टूटे फूटे दिख रहे हैं, ठीक है, उसकी लंबवत ये सड़कें हैं, देखो दोनों ओर खुल रही है ना, देखो मैं मार्क कर देती हूँ इसको,
ये रही, ये सड़कें दोनों ओर खुल रही हैं, इस तरीके से चौकोर सड़कें जाती थी और इसके दोनों ओर मकान हुआ करते थे। ये अब टूट चुके हैं मकान, किसी तरीके से हो सकता है कोई आपदा आई हो, कोई विपत्ति इन पर आई हो, जो कि ये ध्वस्त हो गया था नगर। ठीक है, धौलावीरा के मध्य नगर के आवासीय, धौलावीरा गुजरात में है, ठीक है, मध्य नगर के आवासीय क्षेत्र की लंबवत गलियां या सड़कें, धौलावीरा में 3 अलग अलग क्षेत्र थे, न कि अन्य नगरों की तरह 2। ठीक है, धौलावीरा में 3 क्षेत्र पाए गए हैं। ठीक है, जैसे सभी जगह पर 2 पाए गए हैं, तो धौलावीरा में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप हाईलाइट कर लेना कि 3 क्षेत्रों वाला नगर कौन सा पाया गया है हड़प्पा में, तो वो था धौलावीरा। इसे आपको हाईलाइट कर लेना है जरूर। इस नगर में अधिकांश भवनों की नींव पत्थरों से बनाई गई थी। ज्यादातर जितने भी मकान बनाए गए थे वो पत्थरों के बनाए गए थे। कहां पर? धौलावीरा में। ठीक है, और राजस्थान में उचला और निचला दुर्ग मिला है, यानी नगर मिला है। एक और चित्र जिसे हमको दिखाना है आपको, ये है मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार। ये ऊपर से उतर कर आते थे और ये कुंड बना हुआ है इसमें स्नान करने के लिए। ठीक है, ये है मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार, ये रहा। ठीक है, देख लिया, बहुत अच्छे हुए। चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं यहाँ पर। तो ये था महान स्नानागार, जो कि कहाँ पर पाया गया है? मोहनजोदड़ो में। ये चर्चा का विषय है। ठीक है, इस जिसका आकार, ये छोटा और विस्तृत स्नानागार है, मतलब बहुत चौड़ा भी है लेकिन थोड़ा छोटा है, जिसका आकार 12x7 मीटर है। सबसे ऊपर जमाई गई ईंटों पर जल रोधक सामग्री जैसे डामर के रूप में प्राकृतिक बिटुमन की परत चढ़ाई गई है। ठीक है, यहाँ पर कोयले से निकलता है ना बिटुमन, उसकी डामर की एक परत चढ़ाई गई है ताकि ईंटें गले ना। ठीक है, जल रोधक बनाने के लिए ईंटों को, मतलब इतना विकसित था उस समय पर, इतना डेवलप था कि ईंटों पर परत चढ़ाई गई है। स्नानागार के चारों ओर छोटे छोटे कमरे मिलते थे, उनमें से एक कमरे के अंदर कुआं मिला है। समय समय पर स्नानागार के पानी को खाली करने के लिए कोने में एक नाली भी है। इस स्नानागार को स्वच्छ पानी से समय समय पर भरा जाता था। तो मतलब ये जो स्नानागार है, ठीक है, इसके ऊपर डामर की परत चढ़ाई गई है कोयले के ऊपर, ताकि ये सुरक्षित रहे और गल के पानी में ना टूटे। ठीक है, और नीचे से कहीं पर एक होल नाली के रूप में बनाया गया है, जिसमें से खाली किया जाता था पानी को और फिर साफ पानी भरा जाता था। ठीक है, इसके चारों ओर कमरे मिले हैं, हो सकता है कपड़े बदलने के लिए वो कमरे हों। ठीक है, तो इतना उस समय पर ये चर्चा का, आज ये चर्चा का विषय है, जिस इतने पुराने समय पर बनाया गया है जो कि। ठीक है, तो यहाँ पर स्वच्छ पानी इसमें बार बार भरा जाता था। यहाँ तक हो गया, ये हमने चित्र सारे देख लिए हैं और बहुत अच्छे से समझ आ गई। ठीक है, ये महान स्नानागार भी हमने देख लिया। इसके निर्माण का उद्देश्य क्या रहा होगा? इसको क्यों बनाया गया था? ये जो स्नानागार है इतना बड़ा, नहाने के लिए, लोग घरों में भी नहा सकते हैं, तो ये क्यों बनाया गया होगा? पुरातत्ववेदाओं ने अनेक संभावित व्याख्याएं प्रस्तुत की हैं, मतलब अपने अपने सभी ने व्यूज दिए हैं इसके ऊपर कि सार्वजनिक स्नान के लिए स्नानागार, केवल राजसी परिवार के लिए स्नानागार, या तो सभी लोग एक साथ नहाना चाहते हो, कोई त्योहार मनाते हो जिसमें सभी नहा धोकर एक साथ पूजा करते हो, ठीक है, इसलिए मनाया गया हो, या फिर कोई राजसी परिवार होगा जो कि साथ में एक साथ नहाता होगा, एंजॉय करता होगा, जैसे वाटर आजकल पूल में जाते हैं ना गर्मी के मौसम में, हो सकता है ऐसे इसमें नहाते हो। धार्मिक कार्यों के लिए प्रयोग होता होगा, कोई पूजा पाठ के लिए होता होगा इसका यूज। ठीक है, हालांकि पहली व्याख्या अब स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि यह पाया गया है कि इस नगर के अधिकांश घरों में स्नानागार बने हुए हैं। पहली व्याख्या जो ये है ना कि सार्वजनिक स्नान के लिए बनाया गया है, इसको नहीं माना जा रहा है कि ये सार्वजनिक स्नान के लिए तो नहीं है, या तो ये राजसी परिवार के लिए है। ठीक है, राजसी परिवार इसमें आकर नहाते होंगे, या फिर ये धार्मिक कार्यों के लिए यूज होता होगा। ठीक है, इन 2 कार्यों के लिए ये यूज होता होगा। ठीक है, तो इस नगर के अधिकांश घरों में भी ऐसे स्नानागार मिले हैं। आइए पता लगाएं। अंतिम 2 व्याख्याओं के बारे में कक्षा में चर्चा कीजिए। ये जो 2 व्याख्याएं हैं कि राजसी परिवार कैसे नहाते होंगे, उसमें धार्मिक कार्य कौन कौन से किए जाते होंगे, इसकी चर्चा करनी है। आप कोई अन्य व्याख्या सोच सकते हैं। ध्यान दीजिए कि इस विषय में हमारे पास इतिहास के अन्य स्रोत नहीं हैं, जैसे ना कोई शिलालेख, ना कोई ग्रंथ और ना ही किसी यात्री का विवरण। ये जो स्नानागार हैं या फिर हड़प्पा के कोई वृतांत नहीं मिले हैं, कहीं से कोई डायरी नहीं मिली है, कोई कहीं पे अभिलेख नहीं लिखे हैं, कहीं
छालों पर या कहीं पांडुलिपियां नहीं मिली हैं, इसके बारे में लिखा हुआ कहीं नहीं मिला है। हमें खुद से ही अनुमान लगाना है कि ये कुंड क्यों बनाया गया होगा, ऊंचले और निचले दुर्ग कैसे रहे होंगे, अनुमान ही लगाने हैं इसके बारे में। तो आगे आ जाते हैं हम जल प्रबंधन पे। गाइज यहाँ से हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। यदि आपको यहाँ तक की वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, मेरा कंटेंट आपको पढ़ाया हुआ समझ आया हो बेटर तरीके से, मैंने बहुत अच्छे से आपको सारा एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और हम आपके लिए ऐसी ही मजेदार वीडियो लाते रहें जिससे आपकी नॉलेज बढ़े। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।